हेलो 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 दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज का अगला चैप्टर, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ये चैप्टर सिविक्स का है, इसीलिए मोस्टली पॉलिटिकल व्यू से होगा और थोड़ा सोशल व्यू भी हमें पता चल सकता है। मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि हमने ऐसे 5 क्वेश्चंस लिए हैं जिससे आपका मैक्सिमम चैप्टर कवर हो जाएगा और इन 5 क्वेश्चन से आपके और दूसरे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, मेंशन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडिया। इंट्रोडक्शन। तो अभी देखिए, इंडिया ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। इंडिया एक डेवलप कंट्री बन रहा है, ठीक है, लेकिन उसके साथ इंडिया स्ट्रगल कर रहा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में, जो वुमेन के साथ अलग अलग लेवल पे होता है। आप सोशली देखो, कल्चरली, फाइनेंशियली या फिर पॉलिटिकल एरियाज में देखो, हर जगह वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब लिटरेसी की बात करें तो भारत में वुमेन लिटरेसी है 65% और उसके कंपेयर में मेन लिटरेसी है 82%। मतलब बस पढ़ाई लिखाई की बात करें तो वुमेन्स मेन से 17% पीछे है और इससे उनको मिलने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज, उनको मिलने वाला पेमेंट, ये भी मेन के बराबरी में कम हो जाता है। अब हायर एजुकेशन की बात करें तो बहुत सी लड़कियां हायर एजुकेशन में ड्रॉप आउट ले लेती है, मतलब स्कूल से उनका नाम निकाल लिया जाता है। इसके अलग अलग रीजंस है। रूरल एरियाज में मैरिज की वजह से या फिर कई जगह उनके पेरेंट्स उनकी फी अफोर्ड नहीं कर पाते, इसीलिए वो ड्रॉप आउट ले लेती है और इस तरह लड़कियां हायर एजुकेशन में भी लड़कों से पीछे रह जाती है। अब हाईली पेड जॉब्स की बात करें तो हमने अभी देखा कि वुमेन्स की हायर एजुकेशन भी कम है और साथ ही लिटरेसी रेट भी कम है। फिर भी कई वुमेन्स जॉब करती है, पर यहाँ भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। सर्वे में ऐसा दिखाया गया है कि वुमेन नॉर्मली मैन से 1 घंटा ज्यादा काम करती है, लेकिन फिर भी उन्हें मैन से कम पेमेंट मिलता है। ऐसी बहुत कम वुमेन्स है जिन्हें हाई पेइंग जॉब्स मिल सकती है। भारत सरकार ने वुमेन्स के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसीलिए 1976 में द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट लाया था, जिससे ये मैंडेटरी किया गया कि वुमेन को या फिर मेन को समान काम के लिए समान पेमेंट मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी वुमेन्स को कई जगह पे कम पेमेंट मिलती है। इसके अलग अलग रीजंस दिए जाते हैं जो कि अननेसेसरी है। कंक्लूजन की बात करें तो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत से लीगल रिफॉर्म्स हुए, अवेयरनेस कैंपेन हुए, लेकिन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अब भी इंडिया में चल रहा है। फिर वो सोशल नॉर्म्स से हो, कल्चरल प्रैक्टिसेस से हो या फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से। और इसीलिए आगे के जो गवर्नमेंट होंगे या फिर सोशल एक्टिविटीज होंगी, वहाँ पर हमें इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए अच्छे सॉल्यूशन ढूंढने चाहिए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, What is communal politics? Highlight different situation when the problem of communalism become acute. इंट्रोडक्शन। कम्युनल पॉलिटिक्स एक दिमाग की तरह है। यहाँ पर रिलीजन को या फिर कल्चरल आइडेंटिटी को वोट गेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इससे अलग अलग कम्युनिटी में पोलराइजेशन होता है। जैसे उनके नेताजी बोलते हैं वैसे लोग एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। नेताजी क्या करते हैं, कई हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगा देते हैं, कई हिंदू सिख का झगड़ा लगा देते हैं, कई मुस्लिम का और सिख का झगड़ा लगा देते हैं। यह उनका वोट गेन करने का टेक्निक है, बाकी कुछ नहीं। कम्युनलिज्म का सिंपल कंसेप्ट है कि किसी भी रिलीजन को लो, दूसरे रिलीजन से झगड़ा दो और उस वजह से वो हमें वोट देंगे और पॉलिटिक्स चलती रहेगी। पर यह कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा खतरनाक कब होती है, तो उसके 2 कंडीशन है। व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ नेशन, यानी गवर्नमेंट ही ऑफिशियली या अनऑफिशियली किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करने लगे। यहाँ पे आप पाकिस्तान का एग्जांपल देख सकते हो, उनकी पॉलिटिक्स कैसे चल रही है। और दूसरा रीजन है कि जब रिलीजन किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाए और वो दूसरे रिलीजन को धमकाने लगे और डराने लगे। इन दोनों कंडीशन में कम्युनलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। इसके कई और रीजन है, जैसे एक धर्म के लोग यानी रिलीजन के लोग ये मानने लगे कि हमारा रिलीजन सबसे सुपेरियर है, तो वो बाकी धर्मों को नीचे देखेगा और उनका शोषण करना चाहेगा। साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट और उसके अपोजिशन भी एक ही रिलीजन से बिलोंग करती है और वो हमेशा एक ही रिलीजन का डोमिनेंस पूरे देश पे रखना चाहती है। अब कंक्लूजन की बात करें तो कम्युनिज्म और कम्युनलिज्म वायलेंस को, डिस्क्रिमिनेशन को, मार्जिनलाइजेशन को बहुत निगेटिवली इम्पैक्ट करता है, जिससे हमारी सोसाइटी और सोशल हार्मनी डिस्टर्ब होती है। एक पीसफुल सोसाइटी के लिए हमें सेक्युलरिज्म, टॉलरेंस, इंटर कम्युनिटी डायलॉग प्रमोट करना चाहिए। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वर फेमिनिस्ट मूवमेंट, व्हाट वर द कॉजेस ऑफ द मूवमेंट, एक्सप्लेन द डिमांड्स ऑफ दीज मूवमेंट्स इन इंडिया। इंट्रोडक्शन। इंडिया की फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या चाहती है, तो जेंडर इक्वालिटी, वुमेन को उनके राइट्स मिले
और जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है जो वुमन को दबा के रखती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। और वो चैलेंज करना चाहती है सभी सोशल नॉर्म्स, लॉज और इंस्टीट्यूशन को जो वुमेन्स को पीछे रखते हैं। और ये डिमांड बस इंडिया के फेमिनिस्ट मूवमेंट के नहीं है, पूरे ग्लोब में यही डिमांड की जा रही है। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या चाहती है तो उन्हें भी मैन के बराबर ही इक्वल राइट मिले और अपॉर्चुनिटीज मिले। अब ये मूवमेंट कैसे इमर्ज हुए इसे ऐसे देखिए कि अगर भारत में पूरी तरह से इक्वेलिटी होती, वुमन और मैन में कोई फर्क ना किया जाता तो क्या ये मूवमेंट ऊपर आती? नहीं, पर ऐसा नहीं हुआ। भारत की गवर्नमेंट हो या फिर हमारी सोसाइटी, इन दोनों ने वुमन को सेकेंडरी रखा, फिर वो उनका डेवलपमेंट हो, इक्वल राइट हो या फिर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलना हो। और इन सभी चीजों से फेमिनिस्ट मूवमेंट इमर्ज हुई। अब इन फेमिनिस्ट मूवमेंट की डिमांड्स क्या थी? तो पहली पॉलिटिकल डिमांड थी महिलाओं को रिजर्वेशन। 1992 में ही पंचायत राज का बिल लाकर भारत सरकार ने वुमेन्स को पंचायत राज में 1/3 रिजर्वेशन अप्रूव किया था। इन फेमिनिस्ट मूवमेंट की एक और रिजर्वेशन की मांग थी, वो रिजर्वेशन था लोकसभा और स्टेट असेंबली में। आपके बुक में ये चीज दी नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही भारत सरकार ने वुमेन रिजर्वेशन का बिल सक्सेसफुली पास किया है। कंक्लूजन में इंडियन फेमिनिस्ट मूवमेंट ने अभी तक बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। उन्होंने नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जेंडर इनइक्वालिटीज में बहुत ज्यादा अवेयरनेस तैयार किया है और इन मूवमेंट का इम्पैक्ट ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज में दिख रहा है। साथ ही लीगल रिफॉर्म्स भी हमें दिख रहे हैं। लेकिन ये स्ट्रगल अभी रुका नहीं है। पूरे ग्लोबल लेवल पे ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो महिलाएं फेस कर रही है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज सेक्युलर स्टेट? एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट मेक इंडिया सेक्युलर स्टेट। इंडिया एक सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। इंडिया किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती, लेकिन रिलीजन के फ्रीडम को प्रमोट करती है। इंडिया के बारे में कहा जाता है कि नो रिलीजन इज स्टेट रिलीजन, मतलब कोई धर्म नहीं है, ये इंडिया का धर्म है। हमारे कंट्री ने गवर्नमेंट से रिलीजन को अलग किया है। इसका ये मतलब नहीं होता कि इंडिया ने रिलीजन को इग्नोर किया है। इसका ये मतलब होता है कि इंडिया सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगी, ना किसी को कम प्यार ना किसी को ज्यादा प्यार। हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो हर सेक्युलर स्टेट रिलीजन को इक्वल स्टेटस देता है और उनके इंटरनल मामलों में न्यूट्रल रहता है। इंडिया ने 1976 में 42nd अमेंडमेंट की और हमारे प्रियम्बल में सेक्युलर शब्द इंक्लूड किया। लेकिन पहले भी इंडिया सेक्युलर ही था, बस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वैसा कहा मेंशन नहीं किया था जो 1976 में किया गया। अब ऐसे कौन से फैक्टर है जो इंडिया को सेक्युलर स्टेट बनाते हैं? श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में बुद्धिज्म उनका रिलीजन है ऐसा लिखा है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लाम रिलीजन है ऐसा लिखा है और इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी उनका रिलीजन है ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि हमारा कोई रिलीजन है। उसके बाद इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जो कहता है कि इंडिया के सभी सिटीजन्स अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, सिख गुरुद्वारा बना सकते हैं या फिर चर्च बना सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। हालांकि वो इलीगल नहीं होना चाहिए, वो बात अलग है, पर कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि अगर रिलीजन में कुछ ऐसी चीजें हो रही होंगी जो इंसानियत के लिए खराब है तो उन चीजों को रोकना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट एक और चीज करेगी, वो सभी रिलीजन में इक्वालिटी लाएगी। जो अलग अलग रिलीजन्स में अनटचेबिलिटी होती है उसे वो बैन करेगी और सभी रिलीजन्स को असिस्ट करेंगी कि वो अपनी अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुरू करें। कंक्लूजन देखें तो इंडिया का सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनलिज्म को एक बुरी बात मानता है और उसे किसी तरह भी प्रमोट ना करे इसका ख्याल रखता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब है जिसने पूरे इंडिया को हर तरह से संभाल कर रखा है, सिक्योर रखा है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज इन इंडिया और व्हाई इज कास्ट सिस्टम इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटीज। इंट्रोडक्शन। इंडिया की कास्ट सिस्टम पूरे वर्ल्ड में एक यूनिक सिस्टम है, मतलब वो अच्छी है ऐसा नहीं, वो बुरी ही है, लेकिन ऐसा सिस्टम दूसरी जगह नहीं है इसीलिए वो यूनिक है। और इस कास्ट सिस्टम ने सोशल हायरार्की तैयार की है। कुछ उच्च वर्णीय लोग, कुछ निचले वर्ग के लोग, ऐसी चीजें करके हमारी सोसाइटी को अंदर से खोखला कर दिया है। और ये कोई अभी की बात नहीं, भारत में ये सिस्टम हजारों सालों से चली आ रही है और लोगों का शोषण कर रही है। ये सिस्टम पूरे वर्ल्ड में यूनिक है, अलग है, क्योंकि ये रिचुअल्स से बनाई गई है और हर व्यक्ति उसे निभाता है। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी तब ये ऑक्यूपेशनल, मतलब जो व्यक्ति जो काम करता है उसका वो रिलीजन होगा। इतनी ये सिस्टम पहले सिंपल थी, लेकिन बाद में इसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया और निचले वर्ग के लोगों का शोषण होने लगा। नॉर्मली ऐसा होता है कि सेम कास्ट के लोग एक ग्रुप में होते हैं और वो सेम काम करते हैं,
लेकिन अभी के मॉडर्न वर्ल्ड में लोग पढ़ लिख कर अपने अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से काम कर रहे हैं। और जैसे हमने अभी रिचुअल्स की बात की, तो इन कम्युनिटीज में ऐसा होता था कि हमारे कम्युनिटी के बीच में ही हम एक दूसरे से शादी करेंगे, ना तो हम दूसरे कम्युनिटी के साथ खाना खाएंगे, ना ही दूसरा कोई व्यवहार करेंगे। लेकिन ये अब थोड़ी पुरानी बात हो गई है। भारत में इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बहुत से लोगों ने आवाज उठाई है, जैसे ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर। इन लोगों को पता था कि लोअर कास्ट ने हिस्टोरिकली मतलब बहुत पहले से बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है और इस वजह से वो अभी भी गरीब है और अब भी उनका शोषण हो रहा है और ये हमारी सोसाइटी की रियलिटी है। कंक्लूजन की बात करें तो इंडिया की कास्ट सिस्टम ग्रास रूट लेवल तक पहुंची है, फिर वो किसी गांव में हो या फिर बड़ी सिटी में। लोग एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं अपने कास्ट के हिसाब से, फिर वो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर सोशल फंक्शंस हो। ये कास्ट हायरार्की सभी तरफ चली आ रही है, जिसे हमने कलेक्टिवली मिटाना चाहिए। यह हमारा जेंडर, कास्ट और रिलीजन का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको लगता है कि इस पे और क्वेश्चंस बनने चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आंसर लेक्चर्स हमने सभी चैप्टर्स पे बनाए हुए हैं आपके मिड टर्म के लिए, वो भी जरूर देखना। थैंक यू।